प्रश्न 1। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? उत्तर। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके मन में देशभक्ति की भावना प्रबल थी। वह चश्मे वाला न तो सेनानी था, न नेताजी का साथी था, फिर भी वह नेताजी सुभाष चंद्र का बहुत सम्मान करता था। वो सुभाष चंद्र जी की बिना चश्मे वाली मूर्ति देखकर आहत था, इसलिए वह अपनी ओर से नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था। उसकी इसी भावना को देखकर लोग उसे सुभाष चंद्र का साथी या सेना का कैप्टन कहकर पुकारते थे। चाहे वे मजाक उड़ाने की मुद्रा में उसे कैप्टन कहते हों, लेकिन वह कस्बे का अगुआ था। प्रश्न 2। हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। क। हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? ख। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? ग। हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? उत्तर। क। हवलदार साहब यह जानकर मायूस हो गए थे कि कैप्टन की मृत्यु हो गई है। अब नेताजी की मूर्ति पर चश्मा पहनाने वाला कोई भी नहीं रहा। अब मूर्ति बिना चश्मे के ही खड़ी होगी। ख। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि देश के नागरिक अपने अपने ढंग से देश के निर्माण में अपना योगदान देकर देशभक्ति का परिचय देते हैं। इसमें बड़े ही नहीं, बच्चे भी शामिल हैं, क्योंकि यह सरकंडे का चश्मा किसी गरीब बच्चे ने ही बनाया है। ग। हवलदार साहब के लिए सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा लगाना इतनी सी बात नहीं थी, वह उनके लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि यह बात उनके मन में आशा जगाती थी कि अब भी हमारे देश के कस्बे कस्बे में देशभक्ति की भावना जीवित है। इसी खुशी और आशा से वे भावुक हो उठे थे। प्रश्न 3। आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। उत्तर। आशय जो कौम अपने देश के बलिदानियों का सम्मान करना नहीं जानती, उसका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। जिन लोगों ने देश की खातिर अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, निश्चित ही वे सम्मान के पात्र हैं, लेकिन देश के बहुत से लोग उन पर भी हंसते हैं। एक छोटे से कस्बे में यदि कैप्टन नामक एक चश्मे वाला वृद्ध व्यक्ति सुभाष की मूर्ति पर चश्मा लगाता रहा तो भी लोग उसकी देशभक्ति पर हंसते रहे और उसे पागल एवं सनकी कहते रहे। जहां ऐसे स्वार्थी लोग रहते हों, उस देश का भविष्य कैसे संभलेगा, क्योंकि वे अपने प्रचार प्रसार में ही रुचि लेते हैं। प्रश्न 4। पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर। पान वाले की दुकान चौराहे पर थी। वह दुकान पर आने वाले को जहां पान खिलाता था, वहीं स्वयं भी अपने मुंह में पान लून से रहता था। वह काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। उसकी तोंद निकली हुई थी। जब भी कोई व्यक्ति आकर उससे कोई बात पूछता था तो वह बताने से पहले पीछे मुड़कर थूकता था, फिर बताता था। बताने के साथ साथ वह हंसता भी जाता था, जिससे उसकी तोंद भी थिरकने लगती थी और उसके पान वाले लाल काले दांत खिल उठते थे। वह बात बनाने और हंसी उड़ाने से भी उस्ताद था। इसके साथ ही वह भावुक भी था। कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुनाकर स्वयं उदास हो गया था और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। प्रश्न 5। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। उत्तर। कैप्टन देशभक्त था। हवलदार साहब उसकी देशभक्ति के प्रति नतमस्तक थे। जब उन्होंने कैप्टन के बारे में जानना चाहा कि क्या वह व्यक्ति नेताजी का साथी है अथवा आजाद हिंद फौज का सिपाही है, तब पानवाला उपेक्षापूर्ण ढंग से जवाब देता है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर मेरी प्रतिक्रिया यह है कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कैप्टन एक देशभक्त था। वह देशभक्ति की भावना से पूरित होकर ही सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की आंखों पर चश्मा लगाता रहता था। ऐसे व्यक्तियों की कमियां या कुरूपता को नहीं देखना चाहिए और न उनकी हंसी उड़ानी चाहिए। यदि हम उसकी तरह देशभक्ति न कर सके तो भी हमें उसका कम से कम सम्मान तो करना ही चाहिए। अतः पान वाले की वह टिप्पणी उचित नहीं थी। प्रश्न 6। निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं? क। हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। ख। पानवाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। ग। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। उत्तर। क। यह वाक्य हवलदार साहब की देशभक्ति की भावना को प्रकट करता है। उनके मन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति अपार सम्मान और श्रद्धा व्याप्त थी। इसके साथ ही उन्हें सुभाष जी की मूर्ति में गहरी रुचि थी। सुभाष जी की मूर्ति में चश्मे का न होना
फिर बार बार चश्मा लगाने वाले के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ये सब बातें उनकी देशभक्ति की भावना का ही बोध कराती हैं। पानवाला यद्यपि कैप्टन के प्रति उपेक्षा दर्शाता था, फिर भी वह संवेदनशील व्यक्ति था। उसे कैप्टन की मृत्यु पर अत्यधिक दुख हुआ था। उसे अनुभूति हुई थी कि कस्बे में कैप्टन जैसा देश प्रेमी और कोई नहीं था। इसीलिए वह कैप्टन को याद करके उदास हो गया था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। कैप्टन के मन में अपार देशभक्ति की भावना थी। वह देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले नेताजी के प्रति अत्यधिक सम्मान रखता था। इसी कारण वह बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति पर बार बार आकर चश्मा लगा देता था। इससे उसकी देशभक्ति का परिचय मिलता था। प्रश्न 7। जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा? अपनी कल्पना से लिखिए। उत्तर। जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, तब तक उनके मन में कैप्टन की मूर्ति कुछ और ही रही होगी। उन्होंने सोचा होगा कि कैप्टन सेना का कोई भूतपूर्व कैप्टन होगा अथवा नेताजी की आजाद हिंद फौज में कैप्टन रहा होगा। वह हट्टा कट्टा, अनुशासित और दबंग मनुष्य होगा। प्रश्न 8। कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? उत्तर। इस तरह की मूर्ति लगवाने के यही उद्देश्य हो सकते हैं कि लोग उस महान व्यक्ति के बारे में जानें। जनता के मन में उस महान व्यक्ति के प्रति आदर सम्मान जागृत किया जाए और उसके योगदान से सभी को परिचित कराया जाए, जिससे नई पीढ़ी उसके महान कार्यों से प्रेरणा लेती रहे। हम अपने इलाके के चौराहे पर ऐसे व्यक्ति की मूर्ति लगाना चाहेंगे, जिसने देश व समाज के हितार्थ कोई उल्लेखनीय कार्य किया हो। इस दृष्टि से हम भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री स्व. लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित करवाना चाहेंगे, क्योंकि आज के स्वार्थी और भ्रष्टाचारी युग में उनका जीवन सरलता एवं ईमानदारी का जीवन सभी के लिए प्रेरणादायी रहेगा। उस मूर्ति के प्रति हमारे व अन्य लोगों के उत्तरदायित्व होंगे कि उस मूर्ति की नित्य प्रति सफाई होती रहे, इस मूर्ति के बारे में लोगों को जानकारी मिलती रहे और उस मूर्ति वाले व्यक्ति के जन्मदिन एवं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहें। प्रश्न 9। सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। उत्तर। सामान्य जीवन जगत से जुड़े देश प्रेम को प्रकट करने वाले कई प्रकार के कार्य हो सकते हैं, जैसे पानी को व्यर्थ न बहने देना, बिजली का सदुपयोग करना, इधर उधर गंदगी न फैलाना, प्लास्टिक के प्रयोग को रोकना, सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने हेतु प्रयास करना, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, देशभक्तों और शहीदों के स्मारकों का सम्मान करना, जनता में राष्ट्र भावना को विकसित करना, देश की एकता और अखंडता के लिए प्रयत्न करना आदि। प्रश्न 10। निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। उत्तर। कोई ग्राहक आ गया, उसे चौड़ा फ्रेम चाहिए, कैप्टन कहाँ से लाएगा? तो उसे मूर्ति वाला फ्रेम दे देता, मूर्ति पर कोई दूसरा फ्रेम लगा देता था। प्रश्न 11। वही खूब, क्या आइडिया है? इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। उत्तर। एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्द आ जाने से भाषा और अधिक ग्रहण करने योग्य बन जाती है, तब इसे और अधिक सरलता से समझा जा सकता है। जैसे उपर्युक्त वाक्य में दो शब्द हैं, खूब तथा आइडिया। ये दोनों शब्द क्रमशः उर्दू और अंग्रेजी भाषा के हैं। खूब शब्द से यहाँ गहरी प्रशंसा का भाव है।
यह भाव हिंदी भाषा के सुंदर या अद्भुत शब्द में नहीं है। इसी प्रकार आइडिया शब्द में जो भाव है वह हिंदी भाषा के शब्द विचार, युक्ति या सूझ में नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि अन्य भाषाओं के प्रयुक्त होने वाले शब्द हमारी भाषा को समृद्ध करते हैं। यदि उनका प्रयोग कथन की स्वाभाविक रीति के आधार पर होता है तो वे वक्ता और श्रोता दोनों को ही प्रभावित करते हैं। प्रश्न 13। निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। क वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। ख पान वाला नया पान खा रहा था। ग पान वाले ने साफ बता दिया था। घ ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। अंग नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। च हवलदार साहब ने चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया। उत्तर क उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान पर उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया जाता है। ख पान वाले के द्वारा नया पान खाया जा रहा था। ग पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था। घ ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारे गए। अंग नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया। च हवलदार साहब द्वारा चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया गया। प्रश्न 14। नीचे लिखे वाक्यों को भाववाच्य में बदलिए जैसे अब चलते हैं अब चला जाए। क माँ बैठ नहीं सकती। ख मैं देख नहीं सकती। ग चलो अब सोते हैं। घ माँ रो भी नहीं सकती। उत्तर क माँ से बैठा नहीं जाता। ख मुझसे देखा नहीं जाता। ग चलो अब सोया जाए। घ माँ से रोया भी नहीं जाता। प्रश्न 1। लेखक का अनुमान है कि नेताजी की मूर्ति बनाने का काम मजबूरी में ही स्थानीय कलाकार को दिया गया। क मूर्ति बनाने का काम मिलने पर कलाकार के क्या भाव रहे होंगे। ख हम अपने इलाके के शिल्पकार, संगीतकार, चित्रकार एवं दूसरे कलाकारों के काम को कैसे महत्व और प्रोत्साहन दे सकते हैं। लिखिए। उत्तर क नेताजी की मूर्ति बनाने वाला स्थानीय विद्यालय का चित्रकला का अध्यापक था। जब उसे मूर्ति बनाने का काम सौंपा गया तो एक बार वह कुछ हिचका होगा, लेकिन साथ ही उसे अपनी कला पर गर्व भी हुआ होगा। वो सोचने लगा होगा कि अब उसकी कला को सभी लोग देखेंगे और उसकी कला की प्रशंसा करेंगे। सबकी जुबान पर एक कलाकार के रूप में अब उसका ही नाम होगा। उसकी प्रसिद्धि अब चारों ओर फैलेगी। उसे और काम मिलेगा। अब उसके पास खूब सारा धन आएगा। उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। ख हम अपने इलाके के शिल्पकार, संगीतकार, चित्रकार एवं दूसरे कलाकारों के काम की प्रशंसा करके उनको प्रोत्साहन दे सकते हैं एवं उन्हें दूसरी जगहों पर उचित पारिश्रमिक के साथ काम दिलाकर उनको महत्व दे सकते हैं और उन्हें पुरस्कार देकर या दिलवाकर सम्मानित कर या करवा सकते हैं। प्रश्न 1। मूर्ति निर्माण में नगरपालिका को देर क्यों लगी होगी। उत्तर नगरपालिका को विचार विमर्श एवं उपलब्ध धन की कमी के कारण देर लगी होगी। प्रश्न 2। स्कूल के ड्राइंग मास्टर को मूर्ति बनाने का काम क्यों सौंपा गया। उत्तर धन साधनों का अभाव एवं अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी न होने के कारण मास्टर को मूर्ति बनाने का काम सौंपा गया। प्रश्न 3। नागरिकों का कौन सा प्रयास सराहनीय था। उत्तर देशभक्त नेताजी की मूर्ति कस्बे के चौराहे पर लगाने का कार्य सराहनीय था। प्रश्न 4। स्वतंत्रता सेनानियों या देशभक्तों की मूर्ति लगाने का क्या उद्देश्य रहता है। उत्तर जनमानस के मन में देशभक्तों का सम्मान बना रहे तथा देशभक्ति की प्रेरणा सबके दिलों में जगे। प्रश्न 5। कैप्टन नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों लगाता था। उत्तर कैप्टन नेताजी के प्रति सम्मान, आदर की भावना से चश्मा लगाता था। प्रश्न 6। हवलदार साहब को नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाया जाना क्यों पसंद था। उत्तर चश्मा लगाया जाना नेताजी के त्याग, बलिदान एवं देश सेवा की कद्र करना व्यक्त करता था। प्रश्न 7। पान वाले की चश्मे के प्रति कैसी सोच थी। उत्तर पान वाले की सोच चश्मे के प्रति असंवेदनीय थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था चश्मे के होने या न होने से। डॉट। प्रश्न 8। हवलदार साहब कैप्टन को देशभक्त क्यों जान रहे थे। उत्तर एक तो उसका नाम कैप्टन होना तथा मूर्ति पर सुविधानुसार चश्मा लगाया जाना देशभक्ति को व्यक्त कर रहा था। प्रश्न 9। कैप्टन की शारीरिक अवस्था किस प्रकार की थी। उत्तर कैप्टन बेहद बूढ़ा तथा मरियल या कमजोर लंगड़ा व्यक्ति था जो फेरी लगाकर चश्मे बेचता था।
प्रश्न 10। हवलदार साहब सरकंडे के चश्मे को देखकर भावुक क्यों हो गए थे? उत्तर, इसलिए कि अभी भी कहीं न कहीं लोगों के, बच्चों के मन में देशभक्ति का जज्बा विद्यमान है। प्रश्न 11। चश्मा लेखक की नज़र में किसका प्रतीक है? उत्तर, लेखक की नज़र में चश्मा देशभक्तों को सम्मान देने एवं देशप्रेम का प्रतीक है। प्रश्न 12। नेताजी की कहानी किस योगदान की ओर संकेत करती है? उत्तर, देश के करोड़ों नागरिकों द्वारा देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करने के योगदान को संकेत करती है। प्रश्न 13। लेखक स्वयं प्रकाश के किन्हीं दो कहानी संग्रह के नाम बताइए। उत्तर, सूरज कब निकलेगा, आदमी जात का आदमी दो कहानी संग्रह हैं। प्रश्न 14। स्वयं प्रकाश जी के उपन्यासों के नाम बताइए। उत्तर, बीच में विनय, जलते जहाज पर, ईंधन, उत्तर जीवन कथा आदि उपन्यास हैं। प्रश्न 15। स्वयं प्रकाश जी की कहानियों का परिवेश अधिकतर कहाँ से लिया गया है? उत्तर, स्वयं प्रकाश जी की नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता, इसलिए उनकी कहानियों में राजस्थानी परिवेश अधिकतर मिलता है। प्रश्न 1। नेताजी का चश्मा कहानी के अनुसार देश के निर्माण में बड़े ही नहीं बच्चे भी शामिल हैं। आप देश के नव निर्माण में किस प्रकार योगदान करेंगे? उत्तर, देश के नव निर्माण में हम यह योगदान करेंगे, अपने आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे, पढ़ लिखकर सेना में भर्ती हो जाएंगे या गांवों में अनपढ़ों को साक्षर बनाने का प्रयास करेंगे, भ्रष्टाचार का विरोध कर कर्तव्यनिष्ठ व ईमानदार नागरिक बनकर नई चेतना का प्रसार करेंगे। प्रश्न 2। हवलदार साहब मूर्ति के बारे में सोचते सोचते किस निष्कर्ष पर पहुंचे? उत्तर, हवलदार साहब मूर्ति के बारे में सोचते सोचते इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कस्बे वालों का यह प्रयास सराहना के योग्य है। मूर्ति के रंग रूप या कद का उतना महत्व नहीं है जितना उसके पीछे निहित देशभक्ति की भावना का है। देशभक्ति की हंसी न उड़ाकर उसका ऐसा सम्मान करना निश्चय ही सराहनीय कार्य है। प्रश्न 3। नेताजी का चश्मा कहानी में निहित देशभक्ति के संदेश को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कहानी में निहित संदेश यह है कि देशभक्ति प्रकट करने के लिए फौजी होना और बलवान होना जरूरी नहीं है। हर देशवासी अपनी सोच और सामर्थ्य के आधार पर देश के लिए त्याग कर सकता है। देश से प्रेम करना तथा देशभक्तों का सम्मान करना हम सभी का परम कर्तव्य है। प्रश्न 4। देश प्रेम किस तरह प्रकट होता है? नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर बताइए। उत्तर, देश प्रेम प्रकट करने के लिए न तो बड़े बड़े नारों और न सैनिक होने की आवश्यकता है। देश प्रेम तो छोटी छोटी बातों से प्रकट हो सकता है, जैसे नगरपालिका द्वारा नेताजी की मूर्ति स्थापित करने और कैप्टन द्वारा नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने से देश प्रेम प्रकट हुआ है। प्रश्न 5। सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं। कैसे? अपने जीवन और जगत से जुड़े ऐसे कार्यों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, सीमा पर तैनात फौज द्वारा देश की रक्षा करना तो देश प्रेम का परिचायक है। इसके अलावा पूरी निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करना और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना भी देश प्रेम का परिचायक है। प्रश्न 6। नेताजी की मूर्ति लगाने के कार्य को सफल और सराहनीय प्रयास क्यों बताया गया? उत्तर, नेताजी की मूर्ति देखकर लोगों के मन में देश प्रेम की भावना जगाने के साथ ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो ... उद्धरण आदि देशभक्ति की भावना जगाने वाले नारे याद आने लगते थे। इसलिए यह कार्य सफल और सराहनीय था। प्रश्न 7। हवलदार साहब को मूर्ति के सामने से गुजरने पर उन्हें क्या अंतर दिखाई देता था और क्यों? उत्तर, हवलदार साहब को मूर्ति के सामने से गुजरने पर हर बार मूर्ति पर लगे चश्मे के फ्रेम के बदल जाने का नतर दिखाई पड़ता था, क्योंकि कैप्टन अपने ग्राहक की पसंद पर लगे फ्रेम को बदलकर अन्य फ्रेम वाले चश्मे को लगा देता था। प्रश्न 8। कैप्टन चश्मे वाले को सामने खड़ा देखकर हवलदार साहब अवाक क्यों रह गए थे? उत्तर, हवलदार साहब ने नेताजी के प्रति सम्मान की भावना देखकर सोचा कि शायद कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का सिपाही रहा होगा। लेकिन जब सामने कैप्टन के रूप में बधा, मरियल और लंगड़ा आदमी खड़ा देखा, तो हवलदार अवाक रह गए। प्रश्न 9। कस्बे की स्थिति, नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कस्बा बहुत बड़ा नहीं था।
वहाँ कुछ मकान ही पक्के थे तथा एक ही बाजार था। वहाँ लड़कों का तथा लड़कियों का एक स्कूल, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना, एक ओपन एयर सिनेमा घर तथा एक नगरपालिका थी। प्रश्न 10। कस्बे की नगरपालिका क्या क्या काम करती थी? उत्तर, कस्बे की नगरपालिका कुछ न कुछ काम करती रहती थी। नगरपालिका सड़क पक्की करवाने, पेशाब घर बनवाने, कबूतरों की छतरी बनवाने और कभी कभी सम्मेलन आयोजित करवाने के काम करती रहती थी। प्रश्न 11। कुछ दिनों तक नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के क्यों रही? उत्तर, कुछ दिनों तक नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के इसलिए रही, क्योंकि चश्मा बदलने और लगाने वाला कैप्टन मर गया था। इसलिए कुछ दिनों तक चश्मा लगाने की फिक्र किसी को नहीं रही और बिना चश्मे के ही मूर्ति रह गई। प्रश्न 12। पान वाला कैप्टन चश्मे वाले के प्रति कैसी सोच रखता है? उत्तर, पान वाला कैप्टन चश्मे वाले को एक अजूबा, सनकी और मनोरंजक आदमी मानता था। उसकी दृष्टि में चश्मे वाला उपेक्षित व्यक्ति था। वह मानता था कि ऐसे आदमी का अखबार में फोटो छपना चाहिए, ताकि लोग उसकी सनक के बारे में पढ़कर हंस सके। इसीलिए वह उसे पागल तक कह देता था। प्रश्न 13। हालदार साहब किस सोच का आदमी है और कैसे? उत्तर, देशभक्त हालदार साहब सकारात्मक सोच का आदमी है, इसीलिए नेताजी की मूर्ति पर लगे सरकंडे के चश्मे को देखकर श्रद्धा से पूरित होकर सोचने लगता है कि कहीं तो देशभक्ति बची हुई है। प्रश्न 14। कस्बे के मुख्य चौराहे पर लगी नेताजी की मूर्ति हालदार साहब को अधूरी क्यों लगती थी? उत्तर, कस्बे के मुख्य चौराहे पर लगी नेताजी की मूर्ति संगमरमर की थी। वह टोपी से लेकर कोट के दूसरे बटन तक 2 फुट ऊंची सुंदर थी, अर्थात सुंदर ढंग से बनी थी, परंतु मूर्ति पर नेताजी की विशेष पहचान वाला चश्मा नहीं था, जिससे वह मूर्ति अधूरी लग रही थी। प्रश्न 15। नेताजी की मूर्ति के पास से गुजरते हुए अंत में हालदार साहब के भावुक होने के क्या कारण थे? उत्तर, नेताजी की मूर्ति के पास से गुजरते हुए अंत में हालदार साहब के भावुक होने के मुख्य रूप से 2 कारण थे। कैप्टन के न रहने पर कस्बे के बच्चों ने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर अपनी देशभक्ति की भावना व्यक्त की थी और उनके द्वारा किए गए नेताजी का सम्मान देखकर वे बहुत ही भावुक और प्रसन्न हो उठे थे। प्रश्न 16। कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देता था? उत्तर, कैप्टन देशभक्त आदमी था। वह चश्मा बेचता था, इसलिए वह नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति पर अपनी ओर से कोई न कोई चश्मा लगा देता था। यदि किसी ग्राहक को मूर्ति की आंखों पर लगा फ्रेम पसंद आता था तो वह उस फ्रेम को उतारकर उस ग्राहक को दे देता था और दूसरे फ्रेम का चश्मा उस मूर्ति पर लगा देता था। प्रश्न 17। पान वाले और हालदार साहब की सोच का अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पान वाले और हालदार साहब की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। पान वाले की सोच जहां नकारात्मक है, वही हालदार की सोच सकारात्मक है, क्योंकि पान वाला जिस चश्मे वाले को लंगड़ा, मरियल, नाकारा और पागल समझता है, हालदार उसी व्यक्ति को देशभक्त मानकर उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त करता है और वह उसके देशभक्ति के भावों को सराहनीय मानकर उसकी प्रशंसा करता है। प्रश्न 1। प्रस्तुत पाठ नेताजी का चश्मा के आधार पर कैप्टन का चारित्रिक चित्रण कीजिए। उत्तर, लेखक ने नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर कैप्टन को चारित्रिक एवं शारीरिक दोनों ही दृष्टि से विवेचित किया है। कैप्टन अवस्था में बूढ़ा, एक पैर से असमर्थ यानी लंगड़ा तथा शारीरिक दृष्टि से अत्यंत ही कमजोर मरियल सा था, किंतु देश के प्रति दृढ़ भावनाओं से युक्त था। स्वतंत्रता सेनानियों का आदर सम्मान करने वाला, नेताजी की मूर्ति को चश्मा पहनाकर श्रद्धांजलि व्यक्त करने वाला व्यक्ति था। वह फेरी लगाकर कस्बे में चश्मे बेचता था। उसे नेताजी का चश्मा विहीन चेहरा पसंद नहीं आता था। उसे लगता कि मूर्ति में अधूरापन है, इसलिए नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उनकी मूर्ति पर सुविधानुसार चश्मे बदलता रहता था। उसकी कमाई का जरिया चश्मे ही थे। अगर किसी ग्राहक को मूर्ति पर लगा चश्मा पसंद आ जाता तो वह उसे उतारकर ग्राहक को तथा दूसरा चश्मा मूर्ति को लगा देता था। वह अपनी सद्भावना प्रकट करने हेतु मूर्ति को बिना चश्मे कभी नहीं रहने देता था। प्रश्न 2। हालदार साहब का सरकंडे का चश्मा मूर्ति पर लगा देख भावुक होने का क्या कारण रहा होगा? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हालदार साहब काम के सिलसिले में हर 15 दिनों में कस्बे से गुजरते थे। कस्बे के चौराहे पर लगी नेताजी की मूर्ति को देखकर नागरिकों के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान को देख अभिभूत होते थे। ऐसे में नेताजी की मूर्ति पर बार बार बदलते चश्मों की कहानी को जानकर कैप्टन के प्रति आदर एवं सहानुभूति का भाव रखते थे।
उनकी सोच के अनुसार देशभक्तों का सम्मान करना बहुत बड़ी बात थी। मूर्ति के माध्यम से कस्बे के लोग तथा कैप्टन देश के प्रति अपनी भावना प्रकट करते थे। ऐसे में कैप्टन की मृत्यु के पश्चात मूर्ति पर से चश्मे का गायब हो जाना उन्हें काफी कचोटता था। उन्हें लगता मानो संसार में देशभक्ति का अब कोई अर्थ नहीं रह गया है। अचानक चश्माविहीन मूर्ति पर गांव के बच्चों द्वारा बनाया हुआ सरकंडे का चश्मा लगा देख हवलदार साहब द्रवित एवं भावुक हो उठे। वो समझ गए थे कि देश प्रेम का भाव अब भी वर्तमान में लोगों के दिलों में मौजूद है। नई पीढ़ी भी उन मूल्यों तथा देश प्रेम को समझती है तथा उनका सम्मान करती है। प्रश्न 3। लेखक के अनुसार नेताजी का चश्मा कहानी का क्या उद्देश्य है? उत्तर। लेखक स्वयं प्रकाश जी ने नेताजी का चश्मा कहानी के माध्यम से सभी को यह संदेश देने की कोशिश की है कि सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही केवल देश नहीं होता है। देश बनता है उसमें रहने वाले नागरिकों से। वहाँ की प्राकृतिक संपदाओं जैसे कि नदियाँ, पहाड़, वनस्पतियाँ, पशु पक्षियों से और इन्हीं सबसे प्रेम करना, आदर सम्मान की भावना व्यक्त करना, इनकी समृद्धि हेतु किए गए प्रयासों का नाम ही मूलतः देशभक्ति कहलाती है। जो लोग देश के समृद्धि एवं विकास निर्माण में अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं, सहयोग करते हैं, वही देशभक्ति का कार्य करते हैं। देशभक्ति का कार्य देश को स्वच्छ रखकर, मजबूरों की सहायता करके, अन्न जल व वस्त्र की व्यवस्था करके, शांति एवं सौहार्द बनाए रखकर तथा सभी धर्मों का सम्मान करके भी किया जा सकता है। इसी को व्यक्त करती कहानी नेताजी का चश्मा में बताया गया है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी देशभक्ति का कार्य करने में पीछे नहीं हैं। यथायोग्यतानुसार सभी अपने कार्यों में पूर्ण रूप से संलग्न हैं। प्रश्न 1। लेखक स्वयं प्रकाश का परिचय संक्षिप्त में दीजिए। उत्तर। लेखक स्वयं प्रकाश 20 जनवरी 1947 को इंदौर में जन्मे। ये मुख्यतः हिंदी कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। कहानी के अतिरिक्त इन्होंने उपन्यास एवं अन्य विधाओं पर भी अपनी लेखनी चलाई। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के पश्चात भी स्वयं प्रकाश जी ने अपनी रचनाओं में मध्यवर्गीय जीवन के वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना को प्रकट किया है। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी एवं संधान आदि कहानी संग्रह लिखे। कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया, जिनमें पहल, बनमाली, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार मुख्य हैं। इनकी मृत्यु 7 दिसंबर 2019 को हुई। नेताजी का चश्मा समरी इन हिंदी लेखक परिचय। कहानीकार स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर में हुआ। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में शिक्षा प्राप्त की। नौकरी के लिए वे एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियुक्त होकर राजस्थान में आ गए। वर्षों तक नौकरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवामुक्ति लेकर वे वर्तमान में भोपाल में रह रहे हैं। आजकल वे वसुधा नामक पत्रिका के संपादक मंडल में हैं। 8वें दशक से लेकर वर्तमान तक के कहानीकारों में स्वयं प्रकाश को अग्रणी माना जाता है। इनके 13 कहानी संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनके अलावा बीच में विनय और ईंधन उनके चर्चित उपन्यास हैं। उन्हें अब तक पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि